नमस्कार मित्रों, मैं आलोक कुमार शर्मा अनन्या टीचर्स अकेडमी मौला बांकीपुर की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी इस सीटेट जुलाई 2020 की श्रृंखलाबद्ध तैयारी के क्रम में आज हम इस वीडियो में इस बात का अध्ययन करेंगे कि जो सीटेट का पाठ्यक्रम है उसमें जो पहला खंड है बाल विकास एवं शिक्षण साथ, उसमें जो का खंड था बाल विकास, उसको हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया है। अब इसका एक खंड है खा समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, और ग खंड है अधिगम और अध्यापन लर्निंग एंड पेडागोजी। इन दो खंडों का जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर कैसे रखा गया है, क्यों रखा गया है, क्या पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न आएंगे, ये सब बातों पर चर्चा होगी। यहाँ पर देखेंगे कि इस खा खंड से 5 प्रश्न आएंगे और इस ग खंड से 10 प्रश्न आएंगे, कुल 15 प्रश्न आएंगे। तो ये एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हम आपसे फिर अनुरोध करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। हमारे इस अनन्या टीचर अकेडमी का उद्देश्य है कि दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए लोगों तक गुणात्मक और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, जिससे कि वो अपनी सफलता में जो है वो आगे बढ़ सकें, सफलता की सीढ़ियों पे आगे चढ़ सकें। हमारा ये छोटा सा प्रयास अगर किसी के भी जीवन में थोड़ा सा उजाला लाता है तो हम इस प्रयास को सफल समझेंगे। बस हमारा उद्देश्य और अनुरोध आपसे ये है कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी ये मेहनत पहुंच पाए। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब कराइए, उनसे कमेंट भी करवाइए। चलिए डिस्कशन करते हैं कि आगे इस पाठ्यक्रम में क्या है। चलिए, खा समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। इस खंड से 5 प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जो खा खंड है उस खा खंड में बहुत ही आवश्यक प्रश्न आता है, जरूर आता है, बड़ा ही जरूरी प्रश्न है आता है, और इस खा खंड के नाम से ही आता है। एक तो आता है प्रश्न क्या, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, इससे प्रश्न आता है, और दूसरा आता है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। आप देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इससे बहुत कुछ पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, राज्यों की टेट परीक्षाओं में पूछा जाता है और केंद्रीय पात्रता परीक्षा में पूछा जाता है। यानी व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या है, इसके संदर्भ में प्रश्न अनिवार्य रूप से आता ही आता है। और दूसरा प्रश्न आता है विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। ये विशेष आवश्यकता वाले बालकों को हम क्या कहते हैं, CWSN, चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में CWSN का पूरा नाम क्या है यही पूछ देते हैं। तो CWSN का पूरा नाम है चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बालक। यहाँ से प्रश्न आता ही है। तो
इन चीज़ों को समझना है कि इसमें क्या देंगे। तो आपको पता है कि एक शिक्षा की अवधारणा है समावेशी शिक्षा। अब ये समावेशी शिक्षा क्या है? वास्तव में जब सामान्य बालक और विशेष आवश्यकता वाले बालक दोनों को ही एक साथ पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है तो ऐसी व्यवस्था को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। यानी समावेशी शिक्षा का साधा जो सरल सा उत्तर हो सकता है वो सामान्य बालक प्लस विशिष्ट बालक। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सामान्य बालक और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक एक साथ बैठ करके एक ही कक्षा में एक ही अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, वह शिक्षा व्यवस्था समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और दूसरे हैं विशेष आवश्यकता वाले बालक, यानी चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। ये वही बालक हैं जिनको कहीं ना कहीं विशेष आवश्यकता होती है समझाने में, उनको पढ़ाने में, उनको समझने में विशेष तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उन बालकों को भी समझना होता है जिन्हें आप प्रशिक्षण करते समय विशिष्ट बालक नाम से पढ़ करके आए हैं, उन्हीं को पढ़ना है। आजकल विकलांग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके जगह पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो दिव्यांग बालक हैं इनके बारे में भी यही पढ़ना है, समावेशी शिक्षा में ही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, इसमें लिखा है गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। यानी कौन से बालक हैं? गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित, डिसएडवांटेज्ड और डिप्रिव्ड चिल्ड्रन। गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थी जो हैं उनको पढ़ना है यहाँ पर। और जो विशिष्ट पृष्ठभूमियों से आए हुए बच्चे हैं, जैसे जो भी समाज के वो जो है ऐसे वंचित वर्ग हैं वहाँ से बच्चे आए हुए हैं, उनको भी समाहित करना है, वो कैसे समाहित होगा उनका, तो इन सब चीज़ों को भी समझना है यहाँ पर। अधिगम संबंधी कठिनाई रखने वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। ऐसे बालक जो अधिगम संबंधी कठिनाई रखते हैं, यहाँ पर अधिगम संबंधी कठिनाई का मतलब है जैसे कोई बच्चा डिस्ग्राफिया से ग्रसित है, कोई डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित है, कोई किसी प्रकार की अन्य बीमारी से ग्रसित है, उसको पहचानना है और पहचानने के बाद उसको उसी के अनुकूल अध्यापन सामग्री बना करके उसको समझाना है, सिखाना है। तो यही जो है बालक यहाँ पर हैं, उनको भी समझना है समावेशी शिक्षा में। यहाँ मेधावी बालकों को भी समझना है, यानी टैलेंटेड चाइल्ड जो है, सृजनशील क्रिएटिव चाइल्ड, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। ऐसे बालक हैं जो विशिष्ट प्रतिभावान हैं, सृजनशील हैं, ये बालकों को भी समझना है। तो यहाँ पर एक यूँ समझिए कि जो आपका अध्यापन है वो बहुत ही जटिल हो जाता है। आपको जो कक्षा मिलती है वह वास्तव में विभिन्नता लिए होती है और इसमें आपको एकता बनाए रखते हुए शिक्षण करना होता है। एक डाइवर्सिफाइड क्लास मिलती है, एक विभिन्न प्रकार के समूहों वाली कक्षा मिलती है, उसमें आपको अकेले शिक्षण करना होता है सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए।
इसीलिए यहाँ पर समावेशी शिक्षा की अवधारणा है कि सभी को समाहित करते हुए शिक्षण कार्य कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि एनपीसी में जैसे डाटा डिस्ट्रीब्यूट होता है, वैसे ही यहाँ पर जो समावेशी शिक्षा है उसमें बालकों का डाटा होता है। जैसे आप ये लीजिए, ये एनपीसी है कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी। यहाँ पर क्या होता है, ये मध्य में जो है आंकड़े होते हैं, इससे इस साइड में होते हैं, उससे उस साइड में होते हैं। इस साइड में निगेटिव रहता है, इस साइड में पॉजिटिव रहता है। यानी अगर यहाँ पर बिल्कुल मंद बुद्धि है तो यहाँ पर बहुत ही प्रतिभाशाली बात है, और ऐसों की संख्या बहुत ही कम होती है, यानी मध्य में ज़्यादा होती है। यानी औसत बौद्धिक क्षमता वाले बालक कक्षा में ज़्यादा होते हैं, बहुत अधिक प्रतिभावान और बहुत अधिक जो अधिगम में कठिनाइयाँ जिनको होती हैं, ऐसे बालक कम ही होते हैं। तो प्रतिभावान भी कम होते हैं और अधिगम में जो कठिनाई रहती है जिनको, वो भी बालक कम ही रहते हैं। हाँ, औसत दर्जे के बालक अधिकांश पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यही एनपीसी जो है बताता है। अब यहाँ आएंगे, दूसरा खंड है ये 5 नंबर का, इसमें आएगा समावेशी शिक्षा से। नहीं, आप ये समझ लीजिए कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है विशिष्ट बालकों का और उनकी शिक्षा प्रणाली का विस्तृत अध्ययन, यही करना है इसमें। और कक्षा कक्षा में आप उसे कैसे लागू कर पाएंगे इसको भी जानना है। प्रश्न यही से आता है कि कैसे लागू कर पाएंगे आप, कैसे पढ़ा पाएंगे इससे कक्षा को, जहाँ समावेशी शिक्षा की अवधारणा है, तो वही चीज़ पढ़नी है। यहाँ देखेंगे दूसरा, अधिगम और अध्यापन, लर्निंग एंड पेडागोजी, लर्निंग एंड पेडागोजी, ये चीज़ पढ़नी है। इसमें देखो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा ये पढ़ना है कि बालक कैसे सोचता है, बालक का क्या है, बालक किस प्रकार से काम करता है, आपको किस प्रकार से आज के परिदृश्य में बालक के मध्य जाकर के शिक्षण कार्य करना है। आप इस समय जो व्यवस्था देख रहे हैं उस व्यवस्था में NPE 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, POA प्लान ऑफ एक्शन 1992, लर्निंग विदाउट बर्डन 1993, शिक्षा बिना बोझ के प्रोफेसर यशपाल की, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और RT राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये जो व्यवस्थाएं देने वाली चीज़ें हैं, इन्होंने जो व्यवस्था दी है उसी व्यवस्था में आपको काम करना है। और उस व्यवस्था में जब आपको काम करना है तो बहुत कुछ उसको समझना है कि बालक कैसे क्या करता है। नहीं, आज सबसे जो बड़ी व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि सब कुछ बाल केंद्रित है और अध्यापक को बालक की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य करना है, बालक को प्रोत्साहित करना है, बालक को जो है आगे आकर के सीखने लायक बनाना है। उसे कुछ सिखाने से पहले आपको उसको सुविधा देनी है कि कैसे वो स्वयं सीखेगा, बालक स्वयं सीखेगा। तो शिक्षक का यहाँ पर जो भूमिका हो जाती है, वो शिक्षक की भूमिका एक सुविधा प्रदाता की हो जाती है, फैसिलिटेटर की हो जाती है। टीचर को यहाँ पर एक फैसिलिटेटर नहीं, सुविधा प्रदाता कहा जाता है। तो यहाँ पर यह भूमिका हो जाती है। और अध्यापक को क्या, वो बालक को क्या कहा जाता है, एक ज्ञान का सृजन करता कहा जाता है। तो बालक स्वयं अपने ज्ञान का सृजन करता है और अध्यापक इस ज्ञान के सृजन में उसकी सहायता करता है, यानी उसको सुविधा प्रदान करता है, यानी वह एक सुविधा प्रदाता है, एक फैसिलिटेटर है। तो यहाँ पर यही चीज़ पढ़नी है अधिगम और अध्यापन में। पहली चीज़, बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, ये आपको जानना है।
बालक विद्यालय प्रदर्शन में असफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, यानी सफलता प्राप्त करने में कैसे असफल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या हैं, बालकों की अध्ययन कार्यविधियां क्या हैं, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम क्या है, अधिगम के सामाजिक संदर्भ क्या है यहाँ, और एक समस्या समाधान करता है वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक किस प्रकार से है, यानी समस्या समाधान करता है बालक और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में है बालक आज। तो इस रूप में बालक को देखना है। और बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना किस तरीके से जो आप सिखा रहे हैं उसका ये बालक दूसरे तरीके से उसी को कैसे समझ लेते हैं, तो तरीका उनका बदल कैसे जाता है। वैकल्पिक संकल्पना उनकी अधिगम क्या होती है, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। जो बालक त्रुटियां करते हैं वो वास्तव में अधिगम में बालक के सहायक होती हैं और आपको बालक के अधिगम प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। इसलिए अगर कोई प्रश्न आता है सीटेट में तो उसमें आप ये मान के चलेंगे कि जो बालक के द्वारा त्रुटियां की जाती हैं वह अध्यापक के लिए सहायक होती हैं, अपने अध्यापन कला में सहायता पहुंचाती है। तो इस तरीके से आपको समझना है और अध्यापक एक सुविधा प्रदाता के रूप में रहता है। यहाँ लिखा है संज्ञान और संवेग, कॉग्निशन एंड इमोशंस। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, डिस्कशन बहुत ही अच्छे ढंग से करना है इसमें। और प्रेरणा और अधिगम, मोटिवेशन एंड लर्निंग। और यहाँ अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय, जो अधिगम में योगदान देते हैं उन कारकों को पढ़ना है। तो यहाँ पर जो पाठ्यक्रम दिया गया है इसमें आपको मुख्य रूप से समावेशी शिक्षा की अवधारणा पढ़नी है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को पढ़ना है, CWSN पढ़ना है, और उसके बाद आपको पूरा का पूरा अधिगम और अध्यापन पढ़ना है, जिसमें बालक को आपको क्या करना है, केंद्र में लाना है, यानी बाल केंद्रीय शिक्षा को पढ़ना है और समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक को देखना है। और इस समग्र प्रक्रिया के पीछे जिन सरकारी नियमों का हाथ है वो है NPE 1986, POA 1992, लर्निंग विदाउट बर्डन 1993, NCF 2005 और RT एक्ट 2009। इनको भी आपको समझना होगा, प्रश्न यहाँ से भी आते हैं। तो इतना सारा आपको पढ़ना है सीटेट के भाग फर्स्ट में, जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिससे 30 प्रश्न आएंगे। इसमें मैंने 5 और 10, 15 प्रश्नों के बारे में पाठ्यक्रम दिया गया उसको पढ़ा है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है ये समझेंगे कि जो 30 नंबर का पूरा एक खंड होता है वो 4 अन्य जो भाग होते हैं 30 नंबर के, उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इस चीज़ को भी समझेंगे। तो धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ रहने के लिए।